जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। बीते सालों से भारत में ईवीएम को लेकर सियासी दलों और जनता में संदेह है। सियासी दलों के नेता लगातार बैलेट पेपर पर चुनाव संपन्न कराने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग यह कहकर उनकी मांग को खारिज कर रहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता या उसमें धांधली नहीं की जा सकती। इस बीच ब्राजील में ईवीएम को लेकर करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। इससे ईवीएम का मुद्दा न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी गरमाया हुआ है। देश भर में, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब भारत में वामन मेश्राम ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। दरअसल पिछले साल हुए आम चुनाव के नतीजे आने के बाद ब्राजील में ईवीएम का मामला शुरू हुआ। लूला डा सिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बनने के बाद विपक्ष के नेता जैर बोल्सोनारो ने चुनाव में धांधली का बड़ा आरोप लगाते हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की। इस मांग का समर्थन करते हुए उनके करोड़ों समर्थकों ने ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट, संसद और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया और उससे अपने हाथों में लिया। वे लोग उसमें घुस गए। यह कोई पहली घटना नहीं थी। अमेरिका में जो बाइडेन के चुनाव जीतने के बाद भी ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर मार्च किया था। उसके बाद श्रीलंका में भी हमें ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिली और अब ब्राजील में भी ऐसा ही चित्र देखने को मिल रहा है। संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और इन जैसी तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का घेराव क्या अब जनता के आंदोलन का एक नया पैटर्न बन गया है? ब्राजील की अर्थव्यवस्था भारत जैसे विकसनशील देशों की तरह है। वहां पर चुनाव में ईवीएम का चलन साल 1996 से चला आ रहा है। तभी से उस पर आशंकाएं भी जताई जा रही है। पिछले साल अक्टूबर माह में हुए आम चुनाव में लूला डा सिल्वा की बड़ी जीत के बाद विपक्ष सत्ते में आ गया। ऐसा नहीं है कि जैर बोल्सोनारो ने ईवीएम और ब्राजील की चुनाव प्रणाली पर पहली बार ही आरोप लगाए थे। उन्होंने कई बार इसके बारे में लोगों को जागृत करने का भी काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी है। अब तो उन्होंने भारत के वीवीपैट जैसी तकनीक अपनाने की भी सूचनाएं दी है। उनका कहना है कि वोटों को फिजिकली गिनते आने चाहिए और वह गिनती लोगों के सामने होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में भी बोल्सोनारो की कोई सुनवाई नहीं हुई, तब उनके करोड़ों समर्थकों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट तथा राष्ट्रपति भवन का घेराव किया और उसके बाद ईवीएम का मुद्दा लोगों के लिए फिर से चर्चा का विषय बन गया। ब्राजील में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम पर बीबीसी के दो पत्रकार जुलियाना ग्रागनानी और जैक हॉटन ने एक स्टोरी लिखी है, जिसमें उन्होंने ब्राजील की ईवीएम में कोई धांधली नहीं हो सकती इस बात पर जोर दिया है। उन्होंने ऐसे सबूत भी दिए हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि ब्राजील में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम वाकई में सही है और उससे वोटों की चोरी नहीं की जा सकती। लेकिन आम जनता के मन में चुनावी धांधली को लेकर कई सारे सवाल हैं और उन्होंने ब्राजील में हुए चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए वहां के सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी थी कि उन्होंने उनकी ईवीएम को यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर के सामने रखना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस के टेक्निकल एक्सपर्ट से वोटिंग मशीनों को चेक करवाना था। उन्होंने ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जिसकी वजह से ब्राजील में करोड़ों लोगों की संख्या में इकट्ठा आकर संसद, सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रपति भवन भी उन्होंने घेर लिया था। करोड़ों लोगों की तीव्र भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर को यूनाइटेड नेशन से कहकर बुलाना चाहिए था, क्योंकि ये काम तो केवल सरकार ही कर सकती है। जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे भी ब्राजील की सरकार पर चुनावी धांधली के आरोप लग रहे हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। इस पूरे मसले पर भारत सरकार की ओर से बहुत जल्द प्रतिक्रिया दी गई। केंद्र की आरएसएस संचालित भाजपा सरकार ये जानती है कि ये मामला जो चल रहा है वो ईवीएम का है
और यदि उन्होंने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो ये मुद्दा भारत में भी बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बनता और शायद उसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले चुनाव में यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ता। इस बात की खबरदारी भारत की ब्राह्मण बनिया मीडिया ने भी ली है। उन्होंने केवल इतनी ही खबरें छापी कि ब्राजील के लोग सड़कों पर उतर आए, पर उसका कारण क्या था? क्यों ब्राजील के करोड़ों लोगों का ईवीएम से होने वाले चुनाव पर विश्वास नहीं है? इन बातों पर ब्राह्मण बनिया मीडिया पूरी तरह से चुप रह गया। उन्होंने चुप्पी साध ली। वह भी भारत के लोगों को ईवीएम के मुद्दे पर कोई अतिरिक्त जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। यदि हम बीबीसी के पत्रकारों की बात को सही मान ले कि ब्राजील में जो ईवीएम इस्तेमाल होती है उसमें कोई धांधली नहीं हो सकती, तो फिर सवाल उठता है कि केंद्र की आरएसएस संचालित बीजेपी सरकार ब्राजील की ईवीएम को भारत में लाकर उसका इस्तेमाल आम चुनाव में क्यों नहीं करती? क्या उन्हें इस बात का डर है कि उन ईवीएम से यानी ब्राजील की ईवीएम में घोटाला नहीं हो सकता या वो नहीं कर सकते और उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा? सत्ताधारी भाजपा को एक और डर है, यदि ब्राजील की ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो भारत की ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, यह बात अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। भारत में भी ईवीएम पर जोरदार चर्चा हो रही है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन को चुनाव प्रणाली में लाया जा रहा है, उसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसका सभी विपक्षी दलों ने अभी तक विरोध किया है। और दूसरा कारण यह है कि भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से ईवीएम भंडाफोड़ देशव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 यानी उसका दूसरी परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। सबसे पहले हम पहले कारण पर विस्तार से बात करेंगे। 16 जनवरी के दिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें केंद्रीय चुनाव आयोग ने भारत की सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टियों को बुलाया था और वो उन्हें आरवीएम से अवगत कराना चाहते थे, लेकिन विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया, जिसकी वजह से वह बैठक नहीं हो पाई। विपक्षी दलों के विरोध का कारण यह है कि चुनाव आयोग ने प्रवासी मजदूरों की व्याख्या को सही नहीं किया है, यानी ठीक से नहीं बताया है, और उनकी कितनी संख्या है उसे भी स्पष्ट नहीं किया है। उनका मानना है कि आरवीएम का उपयोग कहीं एकाध विधानसभा के चुनाव के लिए किया जा सकता है, मगर आम चुनाव में उसका उपयोग करना सही नहीं है। इस पर लोगों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब बैलेट पेपर यानी पोस्टल बैलेट है तो फिर आरवीएम की क्या आवश्यकता है? क्या पोस्टल बैलेट के मतों को भी चुनाव आयोग लूटना चाहता है? 26 जनवरी 2023 से वामन मेश्राम के नेतृत्व में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा भाग 2 निकल रही है। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, जिसके जरिए वामन मेश्राम 670 जिलों में ईवीएम का मुद्दा लेकर जाएंगे और लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। वामन मेश्राम के ही नेतृत्व में ईवीएम का भंडाफोड़ करने वाली पहली देशव्यापी परिवर्तन यात्रा साल 2019 में जून 2019 में जम्मू से कन्याकुमारी के लिए निकली थी। यात्रा केरल में पहुंचने ही वाली थी कि केंद्र की आरएसएस बीजेपी की सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया था, जिसकी वजह से वामन मेश्राम की परिवर्तन यात्रा अपने गंतव्य तक यानी कन्याकुमारी तक नहीं पहुंच सकी। इस बार वह कन्याकुमारी से ही दूसरी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली देशव्यापी परिवर्तन यात्रा केवल मात्र 6 महीने के लिए थी। अब ये जो दूसरी परिवर्तन यात्रा होने वाली है वह पूरे 1 साल तक चलेगी। 26 जनवरी 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक वह ईवीएम से होने वाले वोटों की चोरी और उससे लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से हो रही है या सरकार किस प्रकार से कर रही है, इसके बारे में वे मूल निवासी बहुजन समाज को जागृत करने का काम करेंगे। वामन मेश्राम के नेतृत्व में निकलने वाली इस देशव्यापी परिवर्तन यात्रा को उन्होंने एक और नाम दिया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है शासन करती जमात बनो। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का घोषवाक्य लेकर वामन मेश्राम देश के 70 जिलों में जाएंगे और 2024 में होने वाले लोकसभा के
लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को आह्वान करेंगे कि हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है, लेकिन ईवीएम की वजह से हम नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए ईवीएम का बंदोबस्त करने के लिए यह ईवीएम भंडाफोड़ देशव्यापी परिवर्तन यात्रा का दूसरा भाग यानी पार्ट 2 निकाला जा रहा है। इस परिवर्तन यात्रा का परिणाम यह हो सकता है कि जिस तरह से चुनावी धांधली के विरोध में ब्राजील के करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, वैसे ही अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान केंद्र सरकार ने गड़बड़ियां की तो भारत में भी करोड़ों लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, क्योंकि भारत की जनता भी अब चुनावी धांधली को सहने वाली नहीं है।